क्या ये वाला पोर्शन में चाहूं तो एक लेक्चर में खत्म कर दूं? हाँ, कब होगी बताओ आप? हाँ तो अब 6 डे है ना, 5 डे तो है नहीं ना, अब तो छुट्टियां चालू हो गई है, अब 6 डे होगी क्लास। बेहोश मत हो जाइए। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड का मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आयंस में ब्रेक होगा। ठीक है, कुछ आयंस ऐसे होंगे जो एनोड की तरफ जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वहां पे जाकर के वो डिपॉजिट हो जाएंगे। कोई गैस बना लेगा, कोई आपका सॉलिड फॉर्मेट में डिपॉजिट होगा। तो ये प्रोसेस जो आपका कहलाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डाल लीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, किसमें फ्लो कराएंगे? इलेक्ट्रोलिटिक लाइट में। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करा सकते हैं। कंपाउंड्स की कैटेगरी होती है इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसके सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते। जैसे NaCl का अगर एक्व सॉल्यूशन ले लो, या NaCl को मॉल्टन स्टेट में ले लो मेल्ट करके, तो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो। लेकिन अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन लोगे तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, या क्या चाहिए आपको? आयंस चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई आपने किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, और इसके थ्रू केमिकल रिएक्शन होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आपने केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू आपने किसको प्रोड्यूस किया? केमिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू आप क्या प्रोड्यूस करोगे? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करो, केमिकल रिएक्शन होगा। प्रोसेस जो होगा उसको क्या बोलोगे? प्रोसेस बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। वर्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस बोले तो ब्रेकिंग हो रही है। किसको ब्रेक कराओगे? जैसे मान लो एक आपने कंपाउंड ले लिया AB के का आपने वाटर में सॉल्यूशन बना दिया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी। अब ये AB अपने आयंस में डिवाइड हो गया, A+ और B- में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रोलिसिस। नोट कर लीजिए फटाफट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कल बुक से पढ़ के देखा आपने? कुछ पढ़ा उसमें? पढ़ाई करी थी? नहीं पढ़ा किसी ने? मन नहीं कर रहा है पढ़ने का? ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है आपका, इस सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है किसमें, केमिकल एनर्जी। इसमें क्या किया था हमने, केमिकल रिएक्शन करवाया था, तो यहाँ पे हाँ केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया था हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैथोड और एनोड की चार्जिंग में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमने पढ़ा था वहां पे एनोड कैसा था, नेगेटिव चार्ज्ड, और कैथोड कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो जस्ट अपोजिट चीज आएगी यहाँ पे सिचुएशन। यहाँ पे जो एनोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बात करते थे, दो कंटेनर ले लीजिए, दो कंपार्टमेंट ले लीजिए, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगा, एक में ऑक्सीडेशन और एक में रिडक्शन, दो कंटेनर ले लेते थे। यहाँ पे क्या करना है हमको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर की जरूरत है, उसी में दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएंगे, एनोड और कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, बोथ इलेक्ट्रोड आप किस में लोगे, इन वन कंटेनर। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जिनको हमको याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ईसीसी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप क्या देखते हो, आप बोलते हो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात आप करते हो किसमें, सेपरेट कंटेनर में। अलग अलग कंटेनर में हमने बात करी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करानी है किसी सब्सटेंस में, तो सबसे पहली प्राइम कंडीशन की वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब वो उसमें फ्लो होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि या तो उसकी मॉल्टेन स्टेट ले लीजिए, मतलब उसको मेल्ट कर दीजिए, या तो उसका एक्वस सोल्यूशन बना लीजिए, किसी सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लीजिए। अगर आप उसको सॉलिड फॉर्मेट में आप बोलो कि हमने नमक का क्रिस्टल ले लिया और उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए और हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं, तो नहीं फ्लो हो पाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उस सॉल्ट को NaCl को मेल्ट कर दो क्रिस्टल को, या तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दो, तब उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो। ठीक, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के। पैटर्न देखते हैं किस तरीके से होता है। जैसे मान लो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। हमने ले लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, जिसको हमने क्या बोला, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक, ये ब्राइन सॉल्यूशन हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड। किस तरीके का लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होगा वाटर का अमाउंट कम होगा और
इसका अमाउंट जो होगा NaCl का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा, मतलब थिक सोल्यूशन होगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब अगर इसके सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो देखो होगा क्या, NaCl में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू कैसे ब्रेक होगा, Na+ बनाएगा और Cl। अब वाटर भी है सोल्यूशन में तो H2O भी ब्रेक होगा, ये क्या बनाएगा, H+ और OH-। ठीक, ये ब्रेकिंग हो गई। अब अपोजिट चार्ज वाले एनोड और कैथोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करें। तो अगर हम बात करें कैथोड की या एनोड की, एनोड की बात कर लो और कैथोड की बात कर लो, तो आपको अभी अभी बताया कि एनोड यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और कैथोड यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला है उसके तरफ पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले आयंस मूव करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव आयंस कौन से हैं, एक तो OH- है और दूसरा कौन सा बना था, Cl-, दो आयंस है। कैथोड की तरफ अगर बात करो तो H+ है और कौन सा आयन है, Na+। एक H+ है और एक कौन सा आयन है, Na+। ठीक, अब यहां पे क्या होता है, नेगेटिव आयंस में कंपटीशन हो जाएगा और इस कंपटीशन में हम लोग देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। आयंस का क्या देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पे जाकर के एक ही आयन डिपॉजिट होगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन में 1 सेकेंड में 100 OH मोल, OH के 100 मोल्स एनोड पे चले जाते हैं और वहां पे जाकर के रिएक्शन करते हैं, डिपॉजिट होते हैं। ठीक, उसी 1 सेकेंड में हमने Cl- को ऑब्जर्व किया, उस 1 सेकेंड में देखा कि Cl- के केवल 2 मोल्स हैं, वो आपके एनोड पे जा रहे हैं और जाकर के डिपॉजिट हो रहे हैं। तो अगर देखो तो एक के कंपैरिजन में दूसरा क्या हो गया, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया। एक के 100 मोल्स जा रहे हैं और दूसरे के कितने जा रहे हैं, 2 मोल्स जा रहे हैं। यानी कि पहले वाले का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा है और दूसरे वाले का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, कम है। यहाँ पे जो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ मॉल्स होते हैं जो जाते हैं आपके कैथोड या एनोड पे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। तो इसका मतलब अगर OH आयन के 100 जा रहे हैं और Cl- के 1 जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि OH- का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कंपटीशन में कौन विन कर जाएगा, OH-। इसका मतलब एनोड पे कौन पहुंच जाएगा, OH-। ये जो बेसिस है ये किस बेसिस पे हुआ, जिसका SRP ज्यादा होता है वो आयन जाकर के डिपॉजिट होता है, जिसका SRP कम होगा वो आयन डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें OH- और Cl- में, तो यहाँ पे Cl- जो होता है ये आपका चला जाता है किस पे, एनोड। ठीक, जैसे हमने बात करी थी वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा हमेशा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी होता है एनोड पे, यहाँ पे भी कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे Cl- और OH- में कंपटीशन हुआ और कौन विन कर गया, Cl-। तो Cl- क्या करेगा, इसको करना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो Cl माइनस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, C। अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा और क्या बना लेगा, Cl। ठीक। अब Cl क्योंकि इस फॉर्मेट में नहीं रहता है, तो Cl में क्या होगा कि यहाँ पे 2 Cl मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 2 Cl। ठीक। अब ये जो दोनों Cl होंगे ये कंबाइन करके बना लेंगे Cl2 गैस। तो एनोड पे बेसिकली क्या हुआ, Cl माइनस के थ्रू क्या बन गई, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो गई, Cl2, क्लोरीन गैस। और OH माइनस ऐसे ही सोल्यूशन में पड़ा हुआ। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें कैथोड में, तो कैथोड में H प्लस भी पॉजिटिव है और Na प्लस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फिर से कंपटीशन हुआ। अब H प्लस और Na प्लस में जब कंपटीशन होता है तो जो आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, ये सीरीज जब हमने पढ़ी थी, तो इस सीरीज में हाइड्रोजन जो होता है वो नीचे की तरफ आता है। हाइड्रोजन कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है। ऊपर जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट थे उनके नेगेटिव में एसआरपी थे। एसआरपी की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव थी। हाइड्रोजन की एसआरपी की वैल्यू कितनी थी, 0 0 थी। इसके नीचे जो थे इन मेटल्स की जो जिसमें हचप्पा आए थे, कॉपर आ गया था, सिल्वर आ गया था, पीटी था, एयू था, एचजी भी था। ये जो सारे एलिमेंट थे इनके एसआरपी की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। जिसके एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी वो कंपटीशन में पॉजिटिव आयन में जीतेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के एसआरपी की वैल्यू 0.00 है और ऊपर वाले जो हैं उनके एसआरपी की वैल्यू क्या है, कम है, नेगेटिव में है। ठीक है, तो वैल्यू छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है 0 से। तो यहाँ पे कौन जीत गया, H प्लस। जिसकी ज्यादा होगी वो जीतेगा। तो यहाँ पे H प्लस बन कर गया। अब यहाँ पे क्या होना है, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से मिले हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा, H2, हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उसके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई है, या आपसे सीधे सीधे बोल दिया ब्राइन सॉल्यूशन है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर लिखा नहीं है तो क्या एज्यूम करना है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में एनोड पर जो गैस मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, क्लोरीन। और कैथोड पे जो गैस मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी क्या होगा, यहाँ पे OH माइनस पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में और एक यहाँ पे Na प्लस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या चीज होगी, Na प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, NaOH। वैसे आपको पता है कि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्मेट में कभी भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहते हैं, इनका 100% डिसोसिएशन होता है ना, ऐसा हम बोलते हैं। तो हमने लिखने को लिख दिया NaOH, लेकिन ये फॉर्मेट कौन सा होगा सॉल्यूशन में, Na प्लस और OH माइनस के फॉर्म। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए इसको।
ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि NaOH हमने लिखने को लिख दिया कि Na प्लस और OH माइनस कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, NaOH, है ना। अगर ऑप्शन में है तो आप बोल सकते हो कि NaOH भी बनेगा साथ में, लेकिन बेसिकली ये किस फॉर्मेट में रहेगा, Na प्लस और OH माइनस के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। स्टार बना के पॉइंट लिख लो, ये स्लाइड नोट हो गई हो तो इसके बाद। ठंडी लग रही क्या? आशा तुमसे ही पूछ रही हूँ, पीछे क्यों देख रहे हो गया, नोट हो गया, ये हो गया। स्टार बना के पॉइंट लिखो। नेगेटिव आयन के बारे में लिख लीजिए। नेगेटिव आयन कौन सा होगा, विच हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है तो मैंने बता दिया आपको कि किसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा थी, Cl माइनस के, है ना। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो नेगेटिव आयन ऑक्सीडेशन में जाएगा। और पॉजिटिव आयन कौन सा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। हाँ हाँ, ये नेगेटिव वाले आयन की नहीं लिखवाइए, वो भी लिखवा दूंगी। क्लोरीन, नाइट्रेट, सल्फेट, इनकी भी लिखवा दूंगी जो पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी वाली करनी है ना, एनसीईआरटी को याद करने में इससे हेल्प मिलेगी, मेजर में ये याद हो जाएगी। किसकी? अब ध्यान से देखो, हाँ सर को मैंने बोला होगा। ध्यान से अगर देखो, एक बार इसमें जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्राइन सॉल्यूशन हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड, उसकी करा दी इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या आप सोचते हो पीएच में कोई डिफरेंस आएगा? पीएच इलेक्ट्रोलिसिस के बाद पीएच उसका चेंज होगा, कम होगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा? बढ़ेगा, क्यों? बेस बन रहा है, ध्यान से देखिए, NaOH क्रिएट हो रहा है और H प्लस कम हो रहे हैं। H प्लस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। H प्लस जो थे पहले वो एसिडिक नेचर को शो कर रहे थे, OH माइनस बेसिक नेचर को शो करता है। H प्लस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, H2 के फॉर्मेट में। तो H प्लस तो खत्म हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना ले रहे हैं। तो H प्लस अगर किसी का कम हो रहा है मतलब एसिडिक नेचर कम हो रहा है। और यहाँ पे अगर देखो तो OH माइनस जो है वो NaOH बना रहे हैं, OH माइनस का नंबर ज्यादा है, H प्लस यूज हो गया, OH माइनस का नंबर ज्यादा है। तो सोल्यूशन धीरे धीरे कैसा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आगे बढ़ेगा सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता जाएगा, मोर बेसिक और बेसिक होता जाएगा। मतलब पीएच क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो स्टार बना के आगे एक और पॉइंट लिख लो, एज इलेक्ट्रोलिसिस process increase then pH क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन एंड H प्लस डिक्रीज, H प्लस डिक्रीज हो रहे हैं, OH माइनस बचा हुआ है तो pH बढ़ेगा, H प्लस खत्म होते जा रहे हैं। एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इंक्रीजेज, या जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बढ़ेगा, अपने लैंग्वेज में लिख लो। कितनी बात क्लियर है?
अच्छा, ये जो प्रोसेस हमने करा है, इस प्रोसेस में हमने इलेक्ट्रोड की कोई बात नहीं करी है। जब इलेक्ट्रोड की आप कोई बात नहीं करोगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोड आपने लिया है इनर्ट। इनर्ट का मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नहीं तो हम ऐसे लेते थे, जिंक रॉड ले लिया, आयरन रॉड ले लिया, तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो करते थे ना, तो रॉड पे भी कुछ प्रोसेस होते थे। यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने लिया, जैसे प्लैटिनम ले लो, तो प्लैटिनम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लें, जैसे हम लोग मरकरी ले लेंगे, तो मरकरी भी पार्टिसिपेट करने लगेगा। अभी आगे उसका भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब सेकेंड प्रोसेस, यही हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, लेकिन ब्राइन सॉल्यूशन पहले हमने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड, अभी हमने कैसा ले लिया? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ये है कि NaCl का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट क्या है? बहुत ज्यादा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब तो यही है ना, पानी बहुत ज्यादा कर दिया, NaCl का अमाउंट बहुत कम कर दिया। और अगर हम नर्स्ट इक्वेशन की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप बोलोगे कि NaCl ही लिया है आपने, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो आप, तो NaCl तो इसी फॉर्मेट में टूटेगा, Na+ और Cl- फॉर्मेट में। वाटर भी ऐसे ही टूटेगा, H2O, H+ और OH-। ब्रेकिंग तो सेम फॉर्मेट में हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करा रहे हो आप, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करा रहे हैं सॉल्यूशन में, तो आयंस तो ऐसे ही बनेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें एनोड की और कैथोड की, तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल से चलें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल से चलें, तो हमें वही सेम केस होना चाहिए था कि यहाँ पे Cl- जीतना चाहिए था, यहाँ पे कौन जीतना चाहिए था? H+ जीतना चाहिए था, है ना। यही हमने बात करी थी लास्ट में। यहाँ पे क्या होता है कि H2O का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है NaCl के कंपैरिजन में, मतलब सॉल्यूशन में NaCl बहुत कम है और H2O क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जब भी सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा NaCl का, तब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब NaCl, Na+ और Cl- का कोई मतलब नहीं रहेगा। तब सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होगी? H+ और OH- की। मतलब इलेक्ट्रोड पे उस समय कौन जाएगा? अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड पॉजिटिव है, तो इस पे कौन जाएगा? OH-। OH- और Cl- में कंपटीशन था, अब की बार कौन जीतेगा? OH-। किस वजह से जीता ये? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हो गई ज्यादा। OH- की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है Cl- के कंपैरिजन। कैथोड की अगर बात करें, तो कैथोड पे आपका क्या था? Na+ था और H+ था। कैथोड पे H+, वहां पे भी पहले भी कैथोड पे H+ ही था। चेंज क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे OH- आ गया एनोड पे। अब रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या होती है। ये हुआ किस वजह से है, ये बात ध्यान से रखनी है कि ये किस वजह से हुआ है, फॉर्मेट बना है कि वाटर कंटेंट ज्यादा है। तब सॉल्यूशन में H+ और OH- क्या कर गए? डोमिनेट कर गए। वो SRP की जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने ली थी, वो फैक्टर काम हमारा नहीं किया गया। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अब तो एनोड पे OH- पहुंच जा रहा है और कैथोड पे कौन जा रहा है? H+। कैथोड पे पहले भी H+ जा रहा था, तो कैथोड की रिएक्शन तो सेम टू सेम होगी।
कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। कैथोड पे तो सेम बात है। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे OH माइनस है, होना है ऑक्सीडेशन तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है, वाटर और ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन कई बार पूछी गई है जेई मेंस में, एडवांस में, तो रिएक्शन बिल्कुल याद कर लीजिए। 4OH माइनस अगर ब्रेक होते हैं, O2 बनता है, 2H2O बनता है। कैसे बनेगा, 4OH माइनस कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इधर 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो रिएक्शन हमें हमेशा कैसी लिखनी होती है, बैलेंस लिखनी होती है। तो रिएक्शन अगर आपको बैलेंस लिखनी है तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहे हैं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो यहाँ पे कितने आयन लेने पड़ेंगे तुम्हें, 8H प्लस ले लें। इस सिस्टम से 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो दूसरे वाले सिस्टम पे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना। एट एच प्लस क्यों लेना चाहते हो, एक H प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं ना। कोई गड़बड़ी लग रही है क्या, आराम से सोच लो। इधर से हमने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कराए थे, 4। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका मतलब ये जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन लिखा है ये कितने H2O मॉलिक्यूल के हिसाब से लिख दिया हमने, रिएक्शन 4 के हिसाब से लिखा ना, 4H प्लस और 4OH माइनस यूज कर रहे हैं। 4H प्लस और 4OH माइनस का मतलब 4H2O मॉलिक्यूल के हिसाब से हमने इस रिएक्शन को लिख दिया। ठीक है, अगर 1H2O मॉलिक्यूल के हिसाब से लिखना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 4 से डिवाइड कर दोगे आप तो यहाँ OH माइनस लिखोगे, यहाँ पे कितना लिखोगे, 1/4 O2 लिखोगे। फॉर्मेट में हम लिखना चाहते थे O2 का 1 मोल, इसलिए हमने ऐसे लिखा। अगर वैसे भी लिखें तो कोई गलत नहीं है। OH माइनस अगर लिखेंगे सिंपल तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा फिर, है ना। और ऐसे ही सिस्टम यहाँ पे पहले वाला जो सिस्टम था, H प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हाफ H2 बनेगी। भाई एक H एटम से हाफ H2 ही तो बना सकते हो, 2 H एटम से H2 बनाते हो, तो एक H एटम से कितना बनाओगे, हाफ H2 ही बनाओगे। तो हमें फॉर्मेट में कैसे लिखना था, इस फॉर्मेट में लिखना हम चाह रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या आया हुआ है ये देखते हैं हम लोग, ये नोट हो गया। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl माइनस का कोई वर्क ही नहीं हुआ, आपने का काम कौन आया, H2O ही काम आया। तो बेसिकली अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी कंसीडर होती है, वाटर की ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। से बोलते वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो या थोड़ा सा एसिड डाल दो या थोड़ा सा बेस डाल दो, तो इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की आसानी से हो जाती है। ठीक, आप देखो इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो आप, तो 1 मोल अगर आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है NaCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन से, तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए आपने इसने इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अगर 1 मॉलिक्यूल लोगे OH का
तो आप बोलोगे O2 1 मॉलिक्यूल बना, 2H2O 2 मॉलिक्यूल बने, और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर मोल की लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो सब कुछ मोल में लेंगे। 4 मोल OH माइनस लिया तो 1 मोल O2 बनी, 2 मोल H2O बना, और 4 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ठीक। अगर आपने 2 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करानी है इसके इलेक्ट्रोलिसिस से, तो आपका कितना यूज हुआ इलेक्ट्रॉन, कितने गेन किए इसने, 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये कैलकुलेशन याद रख लेंगे। इस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपको O2 के 5 मोल चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस से आपको O2 के कितने मोल यूज करने हैं, कितने चाहिए, 5 मोल चाहिए, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आप बात करोगे, कितना चार्ज आपको चाहिए। 5 अगर चाहिए O2 तो कितना चाहिए चार्ज आपको, 20, ठीक है, 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन बताती हूँ, तो फॉर्मेट आपको, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl dilute solution, we have to obtain 5 mole of oxygen required। चार्ज पूछा गया है आपसे, चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा, ऑप्शंस देखिए, 1 फेराडे, 2 फेराडे, 20 फेराडे, 4 फेराडे, ठीक। अब फेराडे कैसे पिक्चर में आया देखिए ध्यान से, बता देते हैं इसकी हिस्ट्री। अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हो, क्या लिया आपने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लिया, तो इसके ऊपर चार्ज होता है 1 फेराडे। इसके चार्ज को आप कितना मानते हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम्स, ठीक है। लेकिन अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हो, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए आपने, Na इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो Na इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो आप, तो उस पे चार्ज की वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है वो कितनी कैलकुलेट की गई है, 1 फेराडे। और ये 1 फेराडे की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 96500 कूलम्स। समझ आ रही है बात, यानी कि क्वेश्चन में हम देखेंगे कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कितने फेराडे यूज होंगे। जितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज होंगे उतने ही फेराडे यूज होंगे, क्योंकि 1 मोल पे कितना है, 1 फेराडे, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो तो आपको कितना बनाना है, 5 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है, 1 मोल के लिए आपको 4 फेराडे की जरूरत थी, 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 4 फेराडे चाहिए, तो 5 के लिए कितने हो गए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 20 आ गया। वन मोल इलेक्ट्रॉन आपका 1 फेराडे के इक्विवेलेंट है, और आपका 1 मोल O2 अगर प्रोड्यूस करना था तो कितना फेराडे चाहिए था हमें, 4 फेराडे चाहिए था, तो कितना बनाना है, 5 मोल। ये सबको बात क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, 20। इस तरीके से कोई भी नंबर दे सकता है, हाइड्रोजन के लिए भी दे सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 मोल प्रोड्यूस करना है, 2.5 मोल प्रोड्यूस करना है, तो कितने फेराडे की जरूरत है। तो फेराडे आप कहाँ से निकालोगे, इक्वेशन आपको अगर सही पता होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन होगी, और इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उतने ही फेराडे हो जाए। सबको ये बात क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन,
बोलो भैया, पक्का? चलो एक सवाल कर दो इसी बेस पे, कर देंगे। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज is required to convert 1 mole of FeO to Fe2O3। FeO को क्या बनाना है? Fe2O3 बनाना है। तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन वैसा ही है जैसा 12 फैराडे। अच्छा, आंसर अपना अपना आंसर बोलो। ऑनलाइन वालों को क्लियर है बातें? किसी की आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? चलो बताओ। चार्ज हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट से। किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज यूज होता है। 3 फैराडे, 3 6 फैराडे। जी। 7 कितने फैराडे? बताया जाए। ये देखो, आपने क्या किया है, 1 मोल लिया है FeO का, FeO ले लिया। अगर FeO है तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? आयरन +2 स्टेट में। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो Fe2O3 में, तो Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +3। पक्की बात है? +3 है +2 है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑक्सीडेशन नंबर +2 से किस में जानी है? +3 में जानी। इसका आपने कितना लिया है? 1 मोल। अगर इसका 1 मोल लिया है तो ये Fe2 तो मतलब पूरा तो नहीं बन पाएगा, इसको कितना बनाना पड़ेगा हमको? हाँ बनाना पड़ेगा। यस और नो? इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा? हाफ ही तो बनेगा। कोई दिक्कत? हाफ ही बनेगा, है ना? हाफ बनने का मतलब यहाँ पे Fe+2 का अगर 1 मोल लेते हो तो यहाँ पे Fe+3 का कितना मोल बनेगा? 1 ही मोल बनेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ 2 लिए थे, Fe2 लिए थे, यहाँ पे हाफ कर दिया तो सीधे सीधे क्या बन गया? Fe+3 बन गया। तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन देखने कितने, अगर +2 से +3 पे ले जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो गया? किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज करना है ये देख लेंगे।
अगर इसका 1 मोल था तो इसके 1 मोल से Fe+3 बनाना था। Fe+3 बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही तो जाएगा। हाँ, हाफ Fe2O3 बना है। हाफ Fe2O3 में आयरन के कितने मोल होंगे? 1 ही तो होंगे। आयरन के अगर मोल देखो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हाफ पे कंफ्यूजन हो रहा है कुछ लोगों को, ये ध्यान से देखो जैसे ये लिखा है, ये कंपाउंड लिखा हुआ, ठीक है। इसको मोल्स में तोड़ना है। मान लो इसका 1 मोल, कंपाउंड का क्या दिया है? 1 मोल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग होता है 3 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, या आयन बोल दो। फास्फोरस कितने हो गए? 2 मोल ऑफ फास्फोरस एटम। ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर इन दोनों को कंबाइंड करके लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे इसको तो 3 मोल ऑफ कैल्शियम +2 ही लिखोगे, इसको लिखोगे 2 मोल ऑफ PO4 - 3 आयन। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से हमने किसको तोड़ा है? Fe2O3 को तोड़ दिया। अगर इसका हाँ, अगर इसका 1 मोल लेते तो आयरन के कितने मोल बनते उसमें? आयरन एटम के 2 मोल्स होते। ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स होते? 3 एटम्स होते। हमने इसका कितना मोल ले लिया? हाफ मोल ले लिया। तो इसमें एटम्स कितने हो जाएंगे? कितने मोल एटम हो जाएंगे? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 1 आ गया। अब 1 मोल Fe+2 से 1 मोल Fe+3 बना रहे हो आप, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लेना देना करोगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराड। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। तो ऑक्सीजन के बारे में हम सोच ही नहीं रहे ना, पूरी इक्वेशन लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखनी पड़ेगी। हाँ, सोचना है तो सोच लो, सोच लेते हैं, बराबर आएगा। निकाले, एक तुम लोग का पानी है ना, तुम लोग मेहनत से भर के लाए। तो ये बात क्लियर है? ऐसा सवाल कर लेंगे, कभी कभी आ जाता है। कैलकुलेशन क्या है? सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। कितना फैराडे आ रहा है? 6 फैराडे। जब बैलेंस करके करा 2 करें। FeO से क्या बनाना चाह रहे हैं? Fe2O3 बनाना चाह रहे हैं, है ना। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 FeO कर दिया क्या आपने? तो 2 FeO से ऑक्सीजन कहाँ बैलेंस होगी? यहाँ पे हाफ O2 भी लगा दिया, इस तरीके से बैलेंस किया है। अच्छा, यहाँ पे 2 Fe+2 है और यहाँ पे क्या है? 2 Fe+3 है। ऐसे सोच रहे हो, है ना? इस हिसाब से सोच रहे हो ना? तो 1 पे चार्ज +2 का, तो 2 पे चार्ज कितना हो जाएगा टोटल चार्ज? +4 का। ये कैलकुलेशन समझ आती है? 1 पे चार्ज +3 का, तो 2 पे चार्ज कितना आ गया? +6 का।
तो इस हिसाब से आपका चार्ज डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आ रहा है ना चार्ज डिफरेंस। लेकिन ये कितने मोल के लिए है, जब आप 2 मोल लेते हो। आपको क्वेश्चन में कितने मोल दिया हुआ था, क्लियर है बात। हमसे पूछा क्या गया था, 1 मोल के लिए, इसीलिए यहाँ पे हाफ करना पड़ा ना। 2 मोल के लिए पूछते तब तो सीधे सीधे कर देते। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड पे करा था हमने। अगर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगा तो उससे भी करना है हमको, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग कर लेते हैं फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस लॉ। एक लॉ कर लेते हैं आज, एक लॉ कल करेंगे। फैराडे साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बड़े अच्छे लॉ दिए इन्होंने। सब 2 लॉ दिए इन्होंने। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। पहले लॉ लिख लीजिए, mass deposited on electrode or liberated at electrode is directly proportional to amount of charge passed through the solution. Passed through the solution. ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और हमने बोला कि किसी इलेक्ट्रोड पे, इस इलेक्ट्रोड पे मान लीजिए कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। क्या डिपॉजिट हो रहा है जाकर के, कॉपर डिपॉजिट होगा तो कुछ फॉर्मेट कैसा होगा रिएक्शन का, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu सॉलिड बना रहा होगा, है ना, इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होगा। एक एग्जांपल ऐसे ले लिया जनरल। कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, किसी पे आयरन डिपॉजिट हो रहा है, किसी पे गैस जाकर के रिलीज हो रही है, लिबरेट हो रही है, निकलना मतलब लिबरेट हो, निकल रही है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे और जितने ज्यादा टाइम के लिए कराओगे उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। इसका मतलब फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही लिखा है आपने, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at electrode is directly proportional to charged pass through the solution। मतलब सॉल्यूशन में चार्ज जितना फ्लो कराओगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर सब्सटेंस डिपॉजिटेड m है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, q के, चार्ज। और आपको पता है q इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम पीरियड। मतलब जितनी ज्यादा करंट फ्लो कराओ और जितने ज्यादा टाइम के लिए फ्लो कराओ मास डिपॉजिटेड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी आती, कहीं कहीं किसी किसी बुक में m को w भी लिखते हैं, m को आप क्या लिख सकते हो, w भी लिख सकते हो। तो m की जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो यहाँ पे आता है z i t, ये फर्स्ट लॉ है, m इज इक्वल टू z
आई टी, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला हो गया। Z एक स्पेशल कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ मेटल, या एलिमेंट भी कह सकते हैं। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, एक कांस्टेंट है किसी भी मेटल के लिए, अलग अलग मेटल के अलग अलग वैल्यू होगी Z की। ये मेटल के लिए कांस्टेंट है, अभी निकलवाते हैं, इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। अब देखो, मान लो कोई केस आप ऐसा ले लो कि सेम मेटल है, डिपॉजिट हो रही है, और एक बार आपने करंट फ्लो कराई 5 एम्पियर और टाइम ले लिया आपने 60 सेकेंड। ठीक, दूसरे केस में आपने क्या किया, उसी मेटल में, उसी सिस्टम में आपने अब की बार करंट फ्लो करा दी 15 एम्पियर की और टाइम ले लिया आपने 120 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों केस में आपसे पूछ रहे हैं M1/M2 का रेशियो क्या। अब सेम मेटल है तो Z की वैल्यू सेम होगी, अलग अलग मेटल के Z की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया, सेम मेटल। तो M1/M2 क्या हो, कितना आ रहा है, 1 कैसे निकाला है, M1 इज इक्वल टू Z I1 T1, M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z I2 T2, सीधे फॉर्मूला लगा दिया, Z तो सेम ही है, तो M1/M2 क्या आ गया, I1 T1 बाई I2 T2, वैल्यू रख दीजिए। I1 कितना था, 5 इंटू 60, और ये कितना आ गया, 15 इंटू 120, तो रेशियो आ जाएगा। मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लो, यहाँ 1/3 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, तो 1/6 है ना। आंसर क्या है, ठीक है। फर्स्ट लॉ में कुछ खास बात ऐसी नहीं है, अलग अलग मेटल देंगे तो Z1 Z2 लिखना पड़ेगा, Z1 Z2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, या एक और तरीका उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, बैक ही तो किया, वो लिख रहा है पीछे वाला, पीछे वाले बच्चे लिख रहे हैं, लिख लिया तो बोलो ना। क्लियर है फर्स्ट लॉ, फेराडे के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से सिंपल कुछ केमिस्ट्री में हो नहीं सकता, कभी कभी सवाल आ जाता है, अब आपके ऊपर है किसका लक काम करेगा। ठीक है, कल कराएंगे अब आपका सेकंड लॉ। ठीक है, हैप्पी।